हेलो नमस्ते, कैसे आप सब। जैसा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में आए हैं, लास्ट टाइम वादा किया था कि अगला पॉडकास्ट एक बॉडी बिल्डर के साथ होगा, तो सेम हेयर विद श्रीजीत सेन। इनका आप देख सकते हो चेस्ट वेस्ट काफी पम्प्ड अप है, एक बार फ्लेक्स कर दो भाई। तो ऑब्वियसली ये वाला जो पॉडकास्ट है ये श्रीजीत के ऊपर होगा। ये अपनी थोड़ा लाइफ स्टोरी के बारे में बताएंगे, कैसे इन्होंने अपना वर्कआउट प्लान, कैसे इन्होंने वर्कआउट स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया और अभी कैसा जा रहा है। सो ओवर टू यू, पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो। Hi, I'm Srijit Sen. I'm from West Bengal basically. तो मेरा जो स्टार्ट है बिगिनिंग में, जैसे सारे इंडियन बच्चे होते, मम्मी पापा के प्यार से पले बड़े होते, तो वो लोग थोड़ा खाना ज्यादा ही खा लेते, ज्यादा ही प्यार उनको मिल जाता है। तो मैं भी वैसा ही हुआ करता था, तो थोड़ा स्किनी फैट बोल सकते हो आप, या थोड़ा मोटापा आ रहा था। तो हाई स्कूल की बात है, 10th 11th 12th की, तब से मैं मेरे अंकल को देख के जिम जाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उस टाइम पे मम्मी पापा बहुत मना करते थे, क्योंकि एक इंडियन कम्युनिटी में बहुत एक मिथ है मम्मी पापा के बीच में कि हम लोग 18 के पहले जिम नहीं जाते, हाइट रुक जाती है, जो एक कंप्लीट मिथ है। तो उसकी वजह से मैं जिम तो जाता था मेरे अंकल के साथ, लेकिन ट्रेनिंग नहीं कर पाता था। तो मेरे अंकल उधर ट्रेनिंग हुआ करते थे, वो उधर जिम के ट्रेनिंग कराते थे। तो उधर से उनसे मैं 1 साल में बहुत कुछ सीखा। तो उनसे मैंने ट्रेनिंग कैसे कराते हैं, कैसे करते, वो क्लाइंट्स को ट्रेनिंग कराते, उस टाइम देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। ऐसे 1 साल 1.5 साल गुजर गया। उसके बाद मुझे जो उनसे मिला, जो उनसे ज्ञान मिला, दैट वाज मेनली ब्रो साइंस, जो हमारे मेनली जिम कम्युनिटी में चलता है कि हर एक कोच के पास उनका एक्सपीरियंस नॉलेज होता है। एक्चुअली कोई साइंस नहीं है, बट जो मुंह बोली बातें होती है वो इधर उधर के चल के जो एक्चुअल में हमको मिलता है, दैट इज वेरी फार अवे एंड डिफरेंट फ्रॉम साइंस, बट काम कर जाता है। तो उसको अप्लाई करके मैं भी ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया। मुझे मेरे अंकल ने कुछ क्लाइंट्स दिए, मैं मेरे लोकल जिम में ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया। बट स्टिल एट दैट टाइम मैं खुद ट्रेनिंग करने का उतना नहीं सोचा। मैं कार्डियो करता था, क्लाइंट्स को ट्रेनिंग कराता था, उससे थोड़ा स्किनी फैट से थोड़ा पतला हो गया मैं। उसके बाद क्या हुआ, तो जब मैं क्लाइंट से बात करता था, क्लाइंट लोग आते थे तो वो पूछते थे कि आपका बॉडी नहीं है, आप मुझे कैसे गारंटी दे सकते हो कि मैं आपका बॉडी बना दूंगा। इंडिया में चलता है थोड़ा, इंडिया में ये तो चलता है कि जिसके बाल नहीं है वो बोल रहा है आपके घने बाल कर देंगे, ये प्रोडक्ट आप ले लो। तो मैं भी सोचने लगा कि चलो देखते, बॉडी बना ही लेते। ठीक है, तो आज से 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया। 1 साल हो गया था मुझे ट्रेनिंग कराते हुए क्लाइंट्स को, तो मुझे एक आइडिया था कि कैसे अप्रोच करना है, लेकिन तब तक ब्रो साइंस ही चल रहा था। उसके बाद मैं खुद स्टडी करना स्टार्ट किया, खुद पढ़ना स्टार्ट किया, क्लाइंट को ट्रेनिंग कराते कराते साथ खुद भी ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। तो उसी से स्टार्ट होती है मेरी बॉडी बिल्डिंग जर्नी। अब उस टाइम से इस टाइम तक बहुत डिफरेंस है मेरे ट्रेनिंग स्टाइल का, मेरे ट्रेनिंग पैटर्न का, खुद के साथ एक्सपेरिमेंटेशन, अपने क्लाइंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करके आज इस जगह हो। तो यही है मेरी जर्नी, और इट्स बीन अ टफ जर्नी टू बी ऑनेस्ट। ओके, लोग बोलते हैं कि बॉडी बिल्डर्स बहुत लेजी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ जिम जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर जिम जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं, और कोई काम नहीं रहता। बट अगर आप एक इंडियन एवरेज हाउस होल्ड में देखो, एक जैसे मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं, तो कॉलेज मेंटेन करना, सब कुछ करना, उसके साथ बॉडी बिल्डिंग, उसके साथ क्लाइंट ट्रेनिंग, ठीक है, तो सब कुछ मिला के आई वाज लाइक अ वर्किंग पर्सन। ओके, सो इट्स नॉट दैट इजी। बहुत सेटबैक भी हुए अपने बॉडी बिल्डिंग को, मुझे उतना ध्यान नहीं दे पाया टू गेट द मनी, क्लाइंट्स को कराने के लिए उतना टाइम नहीं दे पाया। ये भी हुआ है कभी कभी क्लाइंट को नेग्लेक्ट किया है कि मेरा कुछ फोटोशूट आ रहा है या कुछ आ रहा है, उसकी वजह से। तो ये चलता ही आता है। आपने ब्रो साइंस बोला, ब्रो साइंस क्या है, क्या होता है? ब्रो साइंस है वो साइंस जो एक्चुअल साइंस नहीं है, साइंस के थोड़े इंफॉर्मेशन है। इट कैन बी कॉल्ड अगर मिस इन्फॉर्मेशन और हाफ इंफॉर्मेशन, दोनों मिला के, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल हमारे कोचेस आते हैं, क्योंकि कोचेस कोई पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, कोचेस कहां से पता चलता है उसके? उनके गुरुजी से। उनके गुरुजी को कहां पता चलता है? उनके गुरुजी से। तो वो जो एक्सपीरियंस से जो आता है वो है ब्रो साइंस। अब
वो एक्सपीरियंस से जो आता है वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम टू सम एक्सटेंट इट्स राइट. उसके बाद लाइक मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रो साइंस इज लाइक द हाफ ट्रूथ. इट्स नॉट द रियल ट्रूथ. ठीक है, तो उसको हम ब्रो साइंस कहते हैं. एंड एक्चुअल साइंसेज जो हम टेस्टेड एंड क्लिनिकली प्रूवन है, जो हम क्लिनिकल पेशेंट्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर करके उससे हमें जो डेटा मिला है, जो हमको एक्चुअली टेस्टेड है कि ओके दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स, rather than दिस थिंग कि ये तो हम उसको भी कराए तो तुम्हें भी काम कर जाएगा. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रो साइंस एंड एक्चुअल साइंस. आजकल जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफी सारी चीज बायोमैकेनिक्स रिलेटेड, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं और आजकल मतलब मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे देखता रहता हूँ कि बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बायोमैकेनिकली काफी सही हैं, लेकिन क्या है कि जो ओल्ड स्कूल मेथड जिसको हम कहते हैं, जो बाकी के जो पहले बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो यूज करते थे, जैसे कि आजकल होता है ना कि आप बारबल कर्ल जब करते हो रॉड के साथ बारबल कर्ल, तो कहते हैं कि वो जॉइंट्स के लिए काफी पेनफुल होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो क्या ये सही है? क्योंकि बायोमैकेनिकली तो ये सही नहीं है, क्योंकि जस्ट फॉर थ्योरेटिकल, बट प्रैक्टिकल सारे लोग वही करते हैं, पहले करते आए, अभी भी कर रहे हैं. लेकिन अब वो लोग इस चीज को मना करते हैं कि आप बारबल कर्ल रॉड से मत करो, क्योंकि ये आपको आगे जाके पेन दे सकता है. कितनी बात सच है इसमें? सो अगर हमें इंजुरी पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है, तो इट शुड बी लाइक कि हमें पूरा इंजुरी अवॉइड करना है तो हमें पूरा ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग छोड़ना पड़ेगा. बट ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग अगर पूरा छोड़ देंगे तो जो बेसिक्स है, जो हम बेसिक्स में आ रहे हैं, तो वो बेसिक्स को भी हमें छोड़ना पड़ेगा. अभी हम अगर स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली देखेंगे तो हम बारबेल बेंच प्रेस की तरफ देखते हैं. बारबेल बेंच प्रेस बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं चेस्ट ग्रोथ के लिए. बट इज इट रियली अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर चेस्ट ग्रोथ? इज इट रियली अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर हाइपरट्रॉफी? इज इट रियली अ गुड एक्सरसाइज फॉर इन द टर्म्स ऑफ इंजुरी? तुम्हें इंजुरी नहीं होगा. तो अगर देखते हैं मोस्ट ऑफ द चेस्ट इंजुरीज, पेक इंजुरीज कम फ्रॉम बारबेल बेंच प्रेस rather than डंबल बेंच प्रेस और मशीन बेंच प्रेस. ओके, सो तो क्या हम बारबेल बेंच प्रेस छोड़ दें? अगर आपको रिकरेंट इंजरीज आ रहे और आपको एक मोशन जो आप कर रहे, वो बारबेल हो या डंबल हो या मशीन हो, उससे आपको तकलीफ हो रहा है या आपके रेंज ऑफ मोशन में दिक्कत आ रहा है, ऑब्वियसली बायोमेकेनिकली वो परफेक्ट नहीं होगा. लेकिन अगर आपको सूट कर रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, इट देयर इज नो रीजन टू चूज लीव बारबेल बेंच प्रेस. ठीक है, लेकिन आपको रिकरेंटली शोल्डर पेन आ रहा है, जो मैक्सिमम लोगों की अभी प्रॉब्लम है जिम गोअर्स की, कि वो बारबेल बेंच प्रेस करने के बाद उनको शोल्डर में प्रॉब्लम आता है. तो then at that time it's better to leave that behind and go to some safer options. So हम इधर safety choose कर रहे over something which is conventional पुराना है. लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि फिर बारबेल बेंच प्रेस करना छोड़ दे, तो पावर लिफ्टर्स कहाँ जाएंगे? ठीक है, वही जिनका स्पोर्ट्स है, तो हमें गोल भी कंसिडर करना पड़ेगा, हमें सेफ्टी भी कंसिडर करनी पड़ेगी, गोल्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे, उस हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा. ऑब्वियसली देयर आर बेटर ऑप्शंस क्योंकि मशीन डिजाइन हो रहे, ठीक है, लेकिन मेरे ओपिनियन में नॉट एवरीथिंग इज बेटर फॉर विथ मशीन्स एंड नॉट एवरीथिंग इज बेटर विथ बारबेल्स. सो दोनों हमको चूज करने पड़ेंगे जो हमारे लिए सही है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे लिए, मैं बारबेल बेंच प्रेस कर रहा हूं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आपके लिए दिक्कत हो रहा है, तो उस टाइम के आपको हम एडवाइस नहीं करेंगे, खुद के लिए हम करेंगे, आपको बोलेंगे आप डंबल से कीजिए क्योंकि आपको उससे दिक्कत हो रहा है. इसका मतलब ऐसा नहीं कि बारबेल बेंच प्रेस खराब है या गलत है, आपको उससे प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो वही बात आ जाती है कि एक्सरसाइज सिलेक्शन की. सो वी विल चूज सेफर ऑल्टरनेटिव्स, ओके, एंड वी विल चूज समथिंग दैट सूट्स अस, जो हमारे खुद के बॉडी को, हमारे खुद के बायोमैकेनिक्स को, हमारे खुद के रेंज ऑफ मोशन को सपोर्ट करता है. तो इस वजह से जो ये कंट्रोवर्सी चल रहा है, एक्चुअली इंस्टाग्राम में अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं. एक चीज मुझे पसंद है कि वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज उनकी गलती हो रही है कि वो कंप्लीटली किसी चीज को रॉन्ग बता दे रहे. ठीक है, जो है नहीं. ठीक है, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, उनके खुद के एनाटॉमी के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो आई गेस इट्स अ 50-50. नॉट, यू कांट से वन इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड वन इज कंप्लीटली करेक्ट. क्योंकि अभी हम एक नॉर्मल जिम गोअर को हम जिम में जाते हुए देख रहे हैं, उनका गोल क्या है? उनका गोल है फिट रहना, किसी का गोल है फैट लॉस, किसी का गोल है मसल गेन. बहुत ही कम लोग इतने हैं जिनको, जो जिम में ज्वाइन करते हैं बॉडी बिल्डर बनने के लिए. ठीक है,
और ये सब सेफर ऑल्टरनेटिव्स जो ज्यादा स्टेबिलिटी हमको दे रहे हैं, दीज आर फॉर मेनली बॉडी बिल्डिंग एंड हाइपरट्रॉफी पर्पसेस। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग होना चाहते हैं। जैसे मैं ऑब्वियसली मैं सेफर ऑप्शन चूज करूंगा, मैं मशीन चूज करूंगा ओवर बारबेल। तो क्या इसका मतलब ये है मैं बारबेल यूज ही नहीं करता हूं मैं ओकेशनली, जब जिसकी जरूरत है तब वो करना होगा। वो आपका कोच आपको अच्छे से बता पाएगा, वो जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है आपको अच्छे से बता पाएगा, वो आपका जो इंजरी हो रहा है वो आपको अच्छे से बता पाएगा। तो आपने बताया, अच्छा एक चीज जो मुझे पूछनी है, जो मेरे को काफी ज्यादा एकदम क्यूरियोसिटी होती है कि थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें कितना काम आता है प्रैक्टिकल नॉलेज के कंपैरिजन में? क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन जिम, जब आप किसी को एज अ कोच अगर आप किसी को बता रहे हो कि एक्सरसाइज आपके लिए है नहीं है, बट अगर इमेजिन करो आप ये एक्सरसाइज आपने खुद ने परफॉर्म नहीं किया है, बट थ्योरेटिकली आपने पढ़ा हुआ है कि हाँ ये एक्सरसाइज इस रेंज ऑफ मोशन में करवानी है, ठीक है, जस्ट आफ्टर रीडिंग, तो क्या इफेक्ट देगा उसको या नहीं देगा, या इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने करा नहीं है, एक्सपीरियंस किया नहीं है? जहां तक हम पहले बॉडी बिल्डर्स को देखते थे वो इतना ज्यादा मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता किसी के पास, सब लोग जैसे आपने एक्सपीरियंस का नाम लिया कि गुरुजी से सीख के आए, तो उस पर क्या कहना है आपका? थ्योरेटिकल नॉलेज कितना काम आता है और कितना कंपेयर करेंगे आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल से, कितना डिफरेंस आता है? सो थियोरेटिकल नॉलेज जो है, जो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है, बट अभी लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, सो उस हिसाब से आप देखेंगे तो थियोरेटिकल नॉलेज इज नेसेसरी, बट यू कांट टोटली बेस एवरीथिंग ऑन थ्योरी, ओके, क्योंकि सबका बॉडी अलग है। थ्योरी सेज समथिंग विच इज एन एवरेज थिंग, विच इज अ रेफरेंस फॉर एवरीबॉडी, विच इज द मिडिल ग्राउंड। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ एक्सट्रीम प्रॉब्लम है और मेरा कुछ दूसरे तरफ से एक्सट्रीम प्रॉब्लम है। आपका शायद शोल्डर में रेंज ऑफ मोशन उतना नहीं है एनाटॉमिकली, लेकिन थ्योरी तो वो एक्सेप्शन मुझे नहीं बताएगा, ठीक है। तब हमको प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा कि अच्छा ये आपका प्रॉब्लम है, तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करेंगे। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट, नाइदर ऑफ कैन सर्वाइव बाय इटसेल्फ, ठीक है। अभी यू कैन सी द ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स हु हैड मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल नॉलेज, दे यूज्ड टू वर्क आउट वेरी हार्ड एंड विद वेरी हेवी वेट्स एंड वेरी कन्वेंशनल एक्सरसाइजेस, तो उनको आप देखोगे तो दे आर मोर इंज्यूर्ड, दे हैव मोर इंजरीज। नाउ इफ यू कैन सी Ronnie Coleman has this much injuries. Did he need to do or lift that heavy because to become the best bodybuilder in the world? No. But why he did? Out of his passion of powerlifting and the conventional methods, okay, which leads him to a wheelchair these days, okay. It's not because of anything else like performance enhancing drugs or anything that he is in a wheelchair. He is in wheelchair because of his lifting, okay. So that we can choose as a safer alternative, okay, कि no, is this necessary for my goal, मेरे गोल के लिए सही है कि नहीं, वो हमें सिर्फ थ्योरी या सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं देगी, हमें बोथ को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे वन थिंग आई कैन से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, व्हेन आई ट्रेन अ क्लाइंट, आई नो एवरीवन नोज व्हिच इज द करेक्ट एक्सरसाइज, मुझे पता है कि ये करेक्ट है, लेकिन क्या गलत है वो जानना चाहिए। अगर आपको पता नहीं कि क्या गलत है तो आप क्लाइंट को सुधार नहीं सकते, ठीक है। आपको सिर्फ पता है कि वो क्या सही करना चाहिए, क्या गलती वो कर सकता है, क्या क्या गलती कर सकता है, वो आपको जानना चाहिए। जब तक आप वो नहीं जान रहे, आप क्लाइंट को ट्रेनिंग नहीं करा सकते, क्योंकि वो गलती करेगा। फर्स्ट टाइम में कोई भी आपको सही नहीं, एकदम परफेक्ट एक्सरसाइज नहीं करेगा कोई भी क्लाइंट या कोई भी नया जिम गोवर, तो वो गलती करेगा ही। तो उसको क्या गलती हो सकता है वो एक्सपीरियंस से आता है, लेकिन वो सही एक्सरसाइज कराने का तरीका आपको थ्योरी से मिलेगा। तो दोनों ही रिक्वायर्ड है, तो दोनों ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि मोर और लेस, क्योंकि सबकी जरूरत है, थ्योरी की भी जरूरत है, क्योंकि नॉलेज, और वैसे प्रैक्टिकल जब तक करोगे नहीं तब तो पता पड़ेगा नहीं। सही बात है। सप्लीमेंट्स की बात कर लेते हैं सर। आर सप्लीमेंट्स वेरी मच नेसेसरी टू बिल्ड अ गुड फिजिक? सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है और किसको यूज करना चाहिए, किसको नहीं यूज करना चाहिए? एक मिथ जो मेरे को तोड़ना है, जो मुझे जानना है कि लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट प्रोटीन, कि अगर आप जिम नहीं जा रहे हो या कोई भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या ये सही है? एकदम गलत है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर गलत है तो क्यों गलत है, और कितना परसेंट मतलब चेंज है जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने वाले व्यक्ति से जो जिम जा रहा है उसके बीच में अगर आप कंपेयर करोगे तो कितना डिफरेंस आता है? तो जो प्रोटीन की बात हो रही है, जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में आप देखोगे तो प्रोटीन बहुत ही कम मिलता है पूरे दिन में।
ये हमारे इंडियन इसमें चल रहा है कि वीकली एक वन टाइम हम नॉनवेज खा लेंगे, जो नॉनवेज हाउस होल्ड है, तो उससे हमें प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। एंड सम नॉन वेजिटेरियन हाउस होल्ड हैव दैट थिंग इन देयर माइंड दैट वी आर एटलीस्ट हैविंग वन टाइम चिकन अ वीक, सो वी आर बेटर देन द वेजिटेरियन पीपल हु आर नॉट हैविंग एनी नॉन वेज फूड। they are having vegetables throughout the week, but they both are in deep water, ठीक है। दोनों का ही प्रोटीन इंटेक बहुत कम है। ये अर्ली एज में नहीं दिखता है, ये लेटर एज में जब आप एजिंग कर रहे हो 40 प्लस, तब आपको बॉडी में पता चलता है कि आप जो बिगिनिंग से प्रोटीन का आपका एब्सेंस है वो आज दिख रहा है। अभी जो जिम जा रहा है, जो जिम नहीं जा रहा है, उनको छोड़ दो। मसल जितना आपके बॉडी में रहेगा, it is directly related to mortality.